इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट्स। माइक्रोब्स का इस्तेमाल करके हम किस तरह से बायो कंट्रोल कर सकते हैं हमारे एग्रीकल्चरल फील्ड में। अब एग्रीकल्चरल फील्ड में कई बार बहुत सारे इंसेक्ट होते हैं जो हार्मफुल होते हैं, वो डेवलप कर जाते हैं, या फिर कई बार बहुत सारे पेस्ट होते हैं जो हमारी फील्ड को हार्म करते हैं, हमारे क्रॉप्स को हार्म कर रहे होते हैं, वो डेवलप कर जाते हैं। इन इंसेक्ट्स और पेस्ट को मारने के लिए, जो हार्मफुल इंसेक्ट और हार्मफुल पेस्ट हैं उनको खत्म करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? इंसेक्टिसाइड यूज करते हैं या फिर पेस्टिसाइड यूज करते हैं। आज के टाइम पे केमिकल इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड आते हैं, पर ये जो केमिकल इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड है इनका एक बहुत बड़ा हार्म होता है कि ये हार्मफुल इंसेक्ट्स को तो मारते ही हैं, लेकिन जितने भी बेनिफिशियल इंसेक्ट्स हैं उनको भी किल कर देते हैं। अगर आपने केमिकल स्प्रे करेंगे तो वो तो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएगा ना बेनिफिशियल इंसेक्ट और हार्मफुल इंसेक्ट के बीच में, तो वो दोनों की किलिंग कर देता है। दूसरा जो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है वो है ह्यूमंस के ऊपर। अगर हम एक लंबे टाइम तक इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड से डाला हुआ खाना हमारी क्रॉप में डालते हैं और क्रॉप से हमारी थालियों में आता है, तो हमारी बॉडी के अंदर भी वो इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड नेगेटिव इम्पैक्ट शो कर सकते हैं। इसी वजह से आज के टाइम पे कॉन्सेप्ट फेमस है बायो कंट्रोल मेथड, जहां पे हम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करके हार्मफुल इंसेक्ट या फिर हार्मफुल पेस्ट को कंट्रोल करते हैं जो हमारी एग्रीकल्चरल फील्ड में, हमारी खेतों में डेवलप कर जाते हैं। तो इस हमारे टॉपिक का नाम है माइक्रोब्स इन बायो कंट्रोल मेथड्स। बायो कंट्रोल मेथड्स, बायो कंट्रोल का मतलब है, पहले तो ये समझना होगा। देखो, बायो कंट्रोल का सिंपल सा मतलब है कि यूज ऑफ सम लिविंग ऑर्गेनिज्म। हम यहाँ पे अगर सम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं और उस लिविंग ऑर्गेनिज्म की मदद से किसको कंट्रोल करना है? टू कंट्रोल हार्मफुल इंसेक्ट्स। जो हार्मफुल इंसेक्ट्स हैं उनको कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर हार्मफुल पेस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं दैट डेवलप इन एग्रीकल्चर फील्ड। जो भी एग्रीकल्चर फील्ड में इस तरह की चीज़ें डेवलप करती हैं, इंसेक्ट या फिर पेस्ट, उनको कंट्रोल करना है। ये जो पेस्ट टर्मिनोलॉजी है ये थोड़ा सा बड़ी टर्मिनोलॉजी है। इसके अंदर में हार्मफुल इंसेक्ट्स या फिर हार्मफुल एनिमल्स भी आते हैं, हार्मफुल इंसेक्ट्स भी आते हैं, और साथ में इसके अंदर हार्मफुल प्लांट्स, या जिनको हम वीड्स बोलते हैं, जो अनवांटेड प्लांट हमारे खेतों में उगाते हैं उनको बोलते हैं वीड्स, वो भी पेस्ट की कैटेगरी में आते हैं। ज़्यादातर पेस्ट इंसेक्ट की फॉर्म में होते हैं क्योंकि वो डायरेक्टली प्लांट्स को खा लेते हैं, है ना। अब इनको किल करने के लिए हमें बायो कंट्रोल मेथड यूज करने हैं। बायो कंट्रोल मेथड के यूज करते टाइम हमें याद रखना है कि बायो कंट्रोल मेथड्स में दो तरीके होते हैं जिससे हम बायो कंट्रोल करवा सकते हैं। पहला जो तरीका है जिसमें हम प्रीडेटरी इंसेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, प्रीडेटरी एनिमल का इस्तेमाल करते हैं, किसी प्रीडेटरी इंसेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब हमारे पास में एक ऐसा इंसेक्ट है जो किसी दूसरे हार्मफुल इंसेक्ट को फीड कर लेगा। तो अगर हम ये वाला इंसेक्ट अपनी फील्ड में छोड़ देंगे तो जो हार्मफुल इंसेक्ट है उसको ये फीड कर लेगा, उसको प्रे कर लेगा। तो जो हार्मफुल इंसेक्ट है उसकी पॉपुलेशन डाउन हो जाएगी। अब इसके लिए हमें एक चीज याद रखनी है कि मान लो हमारे पास में हार्मफुल इंसेक्ट है और ये हमारा इसको फीड करता है, जो हमने प्रीडेटरी इंसेक्ट डाला है एज अ प्रीडेटर। ये इंसेक्ट डालने पे इसको फीड करता है, तो हार्मफुल इंसेक्ट की पॉपुलेशन जो है वो पूरी तरह से खत्म नहीं होती है, लेकिन वो उसको मेंटेन करके रखता है, क्योंकि प्रीडेटर और प्रे के बीच में एक पॉपुलेशन साइकिल चलता है। प्रीडेटर कभी भी अपने प्रे को पूरी तरह से खत्म नहीं करेगा, क्योंकि अगर ये पूरी तरह से इसको खा लेगा तो फिर तो इसकी खुद की भी डेथ हो जाएगी। तो इसी वजह से ये इसकी पॉपुलेशन को क्या कर देता है? काफी कम करके रख देता है, और वही डिजायरेबल चीज होती है इसकी पॉपुलेशन को कम कर देना। लेकिन इस तरह का पेयर हमें बनाने के लिए कुछ चीज़ों का ध्यान में रखना है कि हमें प्रीडेटर और प्रे की लाइफ साइकिल के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। प्रीडेटर और प्रे दोनों की लाइफ साइकिल और इनके लाइफ साइकिल का पैटर्न नोन होना चाहिए, तभी आप इस तरह का पेयर बना पाएंगे जहां पे एक पर्टिकुलर इंसेक्ट को दूसरा प्रीडेटर इंसेक्ट खाता है।
कुछ एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी में इस तरह के बायो कंट्रोल के दिए हुए हैं वो हम बताते हैं। पहला है लेडी बर्ड। लेडी बर्ड हम सबने देखा होगा, एक बीटल टाइप का इंसेक्ट होता है जिसके ऊपर में रेड कलर की मार्किंग्स और ब्लैक कलर के डॉट्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो लेडी बर्ड है किसको फीड करती है? एफिड्स को। एफिड्स एक तरह के छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं जो यंग प्लांट पार्ट्स को खाते हैं। कोई भी प्लांट के अंदर में नया पार्ट डेवलप करता है तो एफिड्स जाके उसको फीड कर लेते हैं। तो एफिड्स को रोकने का सबसे अच्छा तरीका है कि अपनी फील्ड में लेडी बर्ड डाल सकते हैं। दूसरा जो एग्जाम्पल दिया हुआ है दैट इज ड्रैगन फ्लाई। ड्रैगन फ्लाई, ये जो ड्रैगन फ्लाई है ये मस्कीटो लार्वा और अडल्ट मस्कीटो को खाते हैं। ये मस्कीटो के लार्वा को भी खाते हैं और मस्कीटो के लार्वा के साथ में अडल्ट मस्कीटोज को भी फीड करते हैं। तो इसकी पॉपुलेशन को भी रिड्यूस करता है और इसकी पॉपुलेशन को भी ये रिड्यूस करके रखता है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जो हमने बायो कंट्रोल यूज किए हैं ये माइक्रोबियल बायो कंट्रोल नहीं है। यहाँ पे हमने एक प्रीडेटर का इस्तेमाल किया है, एक ऐसा इंसेक्ट जो किसी दूसरे हार्मफुल इंसेक्ट को फीड कर रहा है। सेकंड जो तरीका होता है दैट इज माइक्रोब्स का इस्तेमाल करके। हम माइक्रोब्स का इस्तेमाल करके, बैक्टीरिया का इस्तेमाल करके, फंजाई का इस्तेमाल करके या फिर वायरस का इस्तेमाल करके जो हार्मफुल इंसेक्ट है, जो पेस्ट है, उसको किल कर सकते हैं, उसमें डिजीज कॉज करवा सकते हैं। तो जो सेकंड मेथड होता है बायो कंट्रोल का वो माइक्रोबियल बायो कंट्रोल होता है। माइक्रोबियल बायो कंट्रोल। अब अगर माइक्रोबियल बायो कंट्रोल की बात करें तो यहां पे हमें कुछ माइक्रोब्स का इस्तेमाल करना है। माइक्रोब्स जैसे कि हम यहाँ पे बैक्टीरिया का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे किसी फंजाई का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर किसी वायरस का इस्तेमाल कर सकते हैं और इनकी मदद से जो हार्मफुल इंसेक्ट हैं, पेस्ट हैं, उनको किल कर सकते हैं, उनको अंदर डिजीज कॉज करवा सकते हैं ताकि उनकी पॉपुलेशन रिड्यूस हो जाए। माइक्रोबियल बायो कंट्रोल का एक बहुत क्लासिकल एग्जाम्पल है, बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है बेसिलस थुरिनजेनेसिस नाम का एक बैक्टीरिया जिसको बीटी बैक्टीरिया बोलते हैं, क्योंकि उस बैक्टीरिया के अंदर में एक टॉक्सिन प्रोड्यूस होता है और उस टॉक्सिन का नाम है बीटी टॉक्सिन। तो जो पहला इसका एग्जाम्पल है दैट इज बेसिलस थुरिनजेनेसिस। ये एक तरह की बैक्टीरिया है जिसको शॉर्ट फॉर्म में बीटी बैक्टीरिया बोलते हैं। अब इस बैक्टीरिया के अंदर खास चीज ये है कि इस बैक्टीरिया के अंदर में एक जीन होता है। इसके जीनोम में, अगर हम इसके पूरे जीनोम में एक जीन देखें, क्राई जीन, तो इसके पास में क्राई जीन नाम का जीन होता है। इस जीन का काम होता है एक टॉक्सिक प्रोटीन बनाना। ये जो जीन है ये इसकी बॉडी के अंदर क्या बनाता है? एक टॉक्सिक प्रोटीन बनाता है जिसको बोलते हैं बीटी टॉक्सिन। बीटी टॉक्सिन, ये बीटी टॉक्सिन प्रोटीन इसकी बॉडी के अंदर बनता है बैक्टीरिया के अंदर, लेकिन बैक्टीरिया के अंदर में वो इनएक्टिव फॉर्म में बनता है, क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में बनता है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में बनता है, यानी कि क्रिस्टल फॉर्म में बनता है। अभी ये एक्टिव फॉर्म में, सॉल्यूबल फॉर्म में प्रेजेंट नहीं है। ये जो क्रिस्टलाइन फॉर्म में ये कैसा होता है? इनएक्टिव फॉर्म। ये इसका इनएक्टिव फॉर्म है। लेकिन मान लो अगर इस बैक्टीरिया को किसी इंसेक्ट लार्वा ने फीड कर लिया, मान लो हमारे पास में ये जो बैक्टीरिया है इसको कौन फीड कर लेता है? इसको फीड कर लेता है कि इंसेक्ट लार्वा, इंसेक्ट का लार्वा। जैसे ही इंसेक्ट का लार्वा इसको फीड करेगा तो इंसेक्ट लार्वा के मिड गट में जाके ये एक्टिवेट हो जाएगा। उसके मिड गट में जाकर के ये एक्टिवेट हो जाता है। जो अभी तक क्रिस्टलाइन फॉर्म में था, इनएक्टिव फॉर्म में था, इंसेक्ट के मिड गट में जाकर के ये सॉल्युबलाइज हो जाएगा और सॉल्युबलाइज होने के बाद में ये एक्टिवेट हो जाएगा। अब इंसेक्ट का मिड गट या फिर जो लार्वा है उसके मिड गट में ऐसी क्या चीज़ है? क्योंकि उसके मिड गट में बेसिक पीएच होता है, एल्कलाइन पीएच। उसके जो गट है उसका पीएच कैसा होता है? बेसिक या फिर एल्कलाइन। और एल्कलाइन पीएच के अंदर ये अपने आप को डिसॉल्व कर लेता है, सॉल्युबल कर लेता है और सॉल्युबल करने के बाद में ये एक्टिवेट हो जाता है। जैसे ये वहां पे एक्टिवेट होगा, ये इंसेक्ट लार्वा का जो मिड गट सेक्शन है उसकी वॉल में जाकर के पोर क्रिएट कर देगा। जो भी इंसेक्ट का लार्वा है उसका मिड गट है, वहां पे छोटे छोटे पोर क्रिएट कर देगा और उन पोर क्रिएट करने की वजह से अल्टीमेटली उस लार्वा की डेथ हो जाएगी। तो उसके मिड गट में पोर्स
इन मिड गट लाइनिंग, और उसके पोर क्रिएट करने की वजह से अल्टीमेटली रिजल्ट क्या होता है कि लार्वा की डेथ हो जाती है। और इस तरह से जो बैक्टीरिया है वो किसी भी लार्वा को, इंसेक्ट लार्वा को किल कर सकता है। ठीक, अब इसी का इस्तेमाल किया जाता है खेती के अंदर में या एग्रीकल्चरल फील्ड में। जितने भी हमारे पास में खेती होती है तो वहां पे कई बार कुछ खेतियों में लार्वा के अटैक से बहुत ज़्यादा प्रोन होते हैं। पर्टिकुलरली अगर हम बात करें ब्रेसिका फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं जिनमें बड़े बड़े पत्ते होते हैं, ब्रेसिका क्रॉप्स या फिर फ्रूट ट्रीज जो फ्रूट्स प्रोड्यूस करती हैं, ऐसे ट्रीज, इन सारे प्लांट्स के अंदर में लार्वा का अटैक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। लार्वा जनरली इनको अटैक करता है। जैसे अगर हम ब्रेसिका में बात करें तो कॉटन फैमिली के अंदर जो कॉटन होता है उसको इंसेक्ट लार्वा फीड कर लेता है पूरा, या फ्रूट को भी फीड कर लेता है। तो इनको प्रोटेक्ट करने के लिए हमने क्या किया है, मार्केट में बेसिलस थुरनजेनेसिस बैक्टीरिया के ड्राइड स्पोर मिलते हैं। मार्केट में अंदर हमारे पास में ये जो बीटी बैक्टीरिया है इसके ड्राइड स्पोर मिलते हैं, ड्राइड स्पोर्स। ये पैकेट्स में या छोटे छोटे सैशेज में हमें ड्राइड स्पोर मिलते हैं। इन ड्राइड स्पोर्स को हम पानी में मिक्स करते हैं और पानी में मिक्स करने के बाद में जितने भी हमारे क्रॉप प्लांट्स हैं जिनके ऊपर इंसेक्ट का अटैक, लार्वा का अटैक हो सकता है, पॉसिबल अटैक के चांसेस हैं जो उनके ऊपर हम स्प्रे कर देते हैं स्पोर को। अब जैसे ये स्पोर प्लांट्स की लीफ पर, प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स पर बैठ जाएंगे तो उन पार्ट्स को जब भी इंसेक्ट लार्वा खाने आएगा तो उसकी डेथ हो जाएगी, तो वो उनको डायरेक्टली फीड नहीं कर सकता। तो इसीलिए इन ड्राइड स्पोर्स को पहले हम पानी के अंदर मिक्स कर देते हैं, मिक्स्ड विद वाटर। और जब वाटर में एक बार मिक्स कर दिया तो सेकेंड स्टेप होता है उसको स्प्रे करना ऑन टारगेट क्रॉप्स, टारगेट क्रॉप्स के ऊपर स्प्रे कर देना, जिससे कि जब भी इंसेक्ट लार्वा उसको खाने आएगा तो वो उसको किल कर देगा। इसको बोलते हैं माइक्रोबियल बायो कंट्रोल। अच्छा, इस माइक्रोबियल बायो कंट्रोल में जेनेटिक इंजीनियरिंग मिक्स करके इसको एक नेक्स्ट लेवल चीज बना दिया गया। इसी बीटी टॉक्सिन जो मेथड है इसके अंदर में जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज करके इसको और ज्यादा बेटर किया गया और ज्यादा एडवांस किया गया। जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से क्या हुआ, अगर हम बोलें जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से क्या किया गया कि जो बीटी बैक्टीरिया है, अगर बीटी बैक्टीरिया के अंदर में भी टॉक्सिन प्रोटीन बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल जीन है क्राई जीन, तो हमें पूरे बीटी बैक्टीरिया की तो जरूरत है नहीं, हमें तो सिर्फ क्राई जीन की जरूरत है। जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से उस क्राई जीन को बैक्टीरियल जीनोम से कट किया गया और उसको इंसर्ट कर दिया गया जितने भी प्लांट्स के एम्ब्रियो स्टेज थी उन सेल्स में इंसर्ट कर दिया गया। अब क्योंकि हमने क्राई जीन को प्लांट के एम्ब्रियो सेल में इंसर्ट कर दिया है तो इस एम्ब्रियो से जब प्लांट डेवलप होगा तो उस प्लांट के हर एक सेल में बीटी जीन प्रेजेंट होगा, क्राई जीन प्रेजेंट होगा। जब प्लांट के सेल में क्राई जीन प्रेजेंट है तो हर एक सेल क्या बनाना स्टार्ट कर देगा, बीटी टॉक्सिन बनाना स्टार्ट कर देगा। तो ऐसा प्लांट जिसके एम्ब्रियो में हमने बीटी टॉक्सिन वाला जीन, क्राई जीन डाला था, जब वो बड़ा होकर के एक अडल्ट प्लांट बनाएगा तो उसके हर एक सेल में, किसी भी सेल में उठा करके देखोगे तो वहां पे बीटी टॉक्सिन प्रेजेंट होगा। और जैसे ही इस प्लांट को कोई भी इंसेक्ट लार्वा खाएगा तो क्या वो जिंदा बचेगा? नहीं, उसकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से जो क्राई जीन था उस क्राई जीन को प्लांट के एम्ब्रियो में इंसर्ट कर दिया गया। किसमें इंसर्ट कर दिया गया? प्लांट के एम्ब्रियोनल सेल्स में इंसर्ट कर दिया गया। ऐसा प्लांट जब अडल्ट फॉर्म में डेवलप होगा, मान लो ये प्लांट अडल्ट फॉर्म में डेवलप हुआ, अडल्ट फॉर्म में डेवलप होने के बाद इसके जितने भी सेल्स हैं, इस प्लांट में मिलने वाले हर एक सेल के अंदर में बीटी टॉक्सिन प्रेजेंट है, क्योंकि इसके एम्ब्रियो स्टेज में हमने बीटी जीन, क्राई जीन डाला था। इसकी वजह से कोई भी इंसेक्ट इसको ऊपर फीड नहीं कर पाएगा, जैसे इस पे फीड करने आएगा उसकी डेथ हो जाएगी। अब इसको बोलते हैं एडवांस्ड बायो कंट्रोल मेथड, जहां पे हमने एक जीन को उठा करके जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से डायरेक्टली उस प्लांट में इंसर्ट कर दिया। अब इसको किसी बाहरी स्प्रे या फिर बाहरी बायो कंट्रोल की जरूरत नहीं है, ये प्लांट जो है ये खुद ही अपने रक्षा खुद कर सकता है।
तो यहाँ पे हम माइक्रोबियल बायो कंट्रोल वर्ड यूज नहीं करते, क्योंकि जो प्लांट है वो खुद अपनी रक्षा कर रहा है, कोई बाहर से बैक्टीरिया या फिर फंजाई की मदद हमें यहाँ पे नहीं लेनी पड़ रही। आज के टाइम पे बीटी क्रॉप्स हमारे पास में बहुत सारी डिफरेंट टाइप की बीटी क्रॉप्स हैं। ऐसे प्लांट्स जिनको अंदर में बीटी जीन है उनको बोलते हैं बीटी प्लांट्स या फिर बीटी क्रॉप्स। बीटी प्लांट्स के अंदर में बीटी कॉटन बहुत ही फेमस है, बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल, बीटी ब्रिंजल, ये दोनों काफी फेमस बीटी क्रॉप्स हैं जिनका काफी ज्यादा इस्तेमाल एक टाइम पे हुआ करता था। बैक्टीरिया के बाद में अब हम सेकंड स्टेज पे चलते हैं, फंगस पे। जैसा हमने बताया था कि हम डिफरेंट टाइप के माइक्रोब्स का बायो कंट्रोल में इस्तेमाल कर सकते हैं। बैक्टीरिया का इस्तेमाल हमने देखा। नेक्स्ट आता है फंजाई का इस्तेमाल। एक फंजाई होता है फ्री लिविंग फंजाई जिसका नाम है ट्राइकोडर्मा फंजाई, ट्राइकोडर्मा फंगस। अब ये जो ट्राइकोडर्मा फंगस है ये एक्चुअल में एक फ्री लिविंग फंजाई है, मतलब ये किसी दूसरे के साथ में एसोसिएशन नहीं बनाता, किसी दूसरे के साथ में ना मिलकर के ये अकेला ग्रो करता है, फ्रीली ग्रो करता है। कहाँ पर ग्रो करता है? रूट इकोसिस्टम में। जितने भी प्लांट्स होते हैं उनका रूट इकोसिस्टम होता है, उनका जो रूट का एरिया होता है उस रूट के एरिया के आसपास ट्राइकोडर्मा फंगस फ्रीली ग्रो करता है, मतलब वो रूट के साथ में डायरेक्ट एसोसिएशन नहीं बनाता लेकिन उसके आसपास ग्रो कर रहा होता है। जब भी ये फंगस किसी प्लांट के रूट सिस्टम में आसपास ग्रो कर रहा होता है तो वो बाकी किसी पैथोजन को प्लांट को अटैक नहीं करने देता। सो अगर किसी भी प्लांट के रूट में इस तरह का फंगस उसके रूट इकोसिस्टम में प्रेजेंट है तो वो प्लांट को कोई पैथोजन डायरेक्टली अटैक नहीं कर सकता। तो ये प्लांट को प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट्स प्लांट फ्रॉम हार्मफुल पैथोजेंस। कोई दूसरा हार्मफुल पैथोजन उस प्लांट को इफेक्ट नहीं कर पाएगा। तो ये दूसरा हो गया फंगस का। एक और टाइप का माइक्रोब बायो कंट्रोल में जिसका काफी इस्तेमाल किया जाता है और जिसके और भी ज्यादा बेनिफिट्स होते हैं, बैक्टीरिया और फंजाई से ज्यादा इस्तेमाल या फिर ज्यादा बेनिफिशियल होता है अगर हम वायरस को एज अ बायो कंट्रोल इस्तेमाल करें। वायरस को हम एज अ बायो कंट्रोल इस्तेमाल करें। अब वायरस को बायो कंट्रोल की तरह इस्तेमाल करना ज्यादा बेनिफिशियल क्यों है? क्योंकि वायरस जो होते हैं दे आर नैरो स्पेक्ट्रम। नैरो स्पेक्ट्रम, नैरो स्पेक्ट्रम का मतलब है जो टारगेटिंग किलिंग करता है, जिस इंसेक्ट को मारना है उसी इंसेक्ट को मारे, उसके अलावा किसी दूसरे इंसेक्ट को, दूसरे ऑर्गेनिज्म को हार्म ना करे, तो उसको बोलते हैं नैरो स्पेक्ट्रम। नैरो स्पेक्ट्रम होने के साथ में ये स्पीसीज स्पेसिफिक, ये कैसा होता है? स्पीसीज स्पेसिफिक, यानी जिस स्पीसीज को हम इससे टारगेट करते हैं वायरस उसी पर्टिकुलर इंसेक्ट स्पीसीज को किल करेगा, बाकी जो इंसेक्ट स्पीसीज हैं या फिर दूसरे एनिमल्स हैं, मैमल्स हैं, फिश है, ह्यूमंस हैं, उनके ऊपर अपना इफेक्ट नहीं दिखाएगा। तो वायरस का इस्तेमाल तब किया जाता है बहुत ही इंपॉर्टेंटली जब हमें किसी सेंसिटिव एरिया में खेती करनी हो। अगर हम किसी बहुत ही सेंसिटिव एरिया जहाँ पे इकोलॉजिकल बैलेंस डिस्टर्ब करना फिजिबल नहीं है, इकोलॉजिकल डिस्टर्ब करना बहुत ही हानिकारक हो सकता है, पूरा का पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो सकता है, तो वहां पे हम एज अ बायो कंट्रोल किसका इस्तेमाल करेंगे? वायरस का इस्तेमाल वहां पे बायो कंट्रोल की फॉर्म में किया जाता है। या फिर एक इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम चलता है जिसमें हम बेनिफिशियल इंसेक्ट को प्रोटेक्ट करते हैं और हार्मफुल इंसेक्ट्स को किल करते हैं, तो वहां पर भी वायरस एज अ बायो कंट्रोल इस्तेमाल किए जाते हैं। अब वायरस में भी सारे वायरस बायो कंट्रोल की तरह इस्तेमाल नहीं किए जाते। जो बैक्यूलो वायरस ग्रुप होता है, वायरस का भी एक पर्टिकुलर ग्रुप होता है जिसका नाम है बैक्यूलो वायरस। इस ग्रुप के कई सारे वायरस एज अ बायो कंट्रोल आज के टाइम पे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। बैक्यूलो वायरस ग्रुप में भी एक जीनस होता है, पर्टिकुलर जीनस, जिसका नाम है न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो वायरस। न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो वायरस ये एक स्पेसिफिक जीनस है जिस जीनस के वायरस का इस्तेमाल एज अ बायो कंट्रोल एजेंट की फॉर्म में काफ़ी ज़्यादा किया जाता है। ये हमारे पास में माइक्रोब्स एज अ बायो कंट्रोल और इंसेक्ट भी एज अ बायो कंट्रोल जो प्रीडेटर की तरह काम करते हैं और दूसरे हार्मफुल इंसेक्ट्स को किल करते हैं, वो हमने समझ लिया।